हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 10। देखो, इससे पहले हम क्या है, हम 9 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पार्ट 10 मतलब 10वां भाग देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि प्रमेय 3 मतलब यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे ये थ्योरम कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो क्या वो संतत भी होता है। ठीक है, और एक उपप्रमेय देखेंगे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो संतत होता है। ठीक है, तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास है थ्योरम प्रमेय 3। ठीक है, थ्योरम यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी है। ठीक है, ये प्रमेय क्या बताती है। देखो, प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम कि आपके पास जो थ्योरम होते हैं उसको आप अपने जो प्रश्न होते हैं उनमें आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कि अगर हमें पता होता है कि किसी बिंदु, हमें इस थ्योरम में ये बताया गया है कि किसी बिंदु सी पर कोई फलन जो है वो अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होता है, तो आप इसको अपने प्रश्नों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस थ्योरम की उत्पत्ति देखेंगे कि आखिर ये आया कैसे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरम हमें कैसे बताई गई है। ठीक है, तो हमेशा पहले थ्योरम को समझे, उसको दिमाग में रखें, ताकि जब भी कोई आपके पास प्रश्न आए आप उसमें उसका उपयोग कर सकें। और थ्योरम से आपको क्या होता है, चीजें समझ में आती हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें कि अगर कोई बिंदु आपने लिया है और उस बिंदु पर वो फलन जो है वो अवकलनीय है। ठीक है, किसी बिंदु पर वो फलन अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह फलन संतत भी होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। हमने कोई फलन ले लिया, ठीक है, और वो फलन हमने बोला कि ये फलन बिंदु सी पर अवकलनीय है, तो हम अवकलनीय की ही जो परिभाषा होती है उसी के द्वारा इसको हल करेंगे। तो हमने बोला उत्पत्ति में कि चूंकि किसी बिंदु सी पर एफ अवकलनीय है, अतः देखो एफ डैश सी मतलब अवकलनीयता फलन को हम कैसे दिखाते हैं कि एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है कि एफ डैश सी किसके बराबर होता है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर होता है। ठीक है, और किंतु आप ये जानते हो कि जब एक्स सी के बराबर नहीं है तो उसके लिए हम क्या लेंगे कि हमने ले लिया, ये तो इसकी परिभाषा थी। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब हमने दिखाया कि एफ एक्स माइनस सी, अब देखो इसमें मैं अगर एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूं और उसी से भाग कर दूं तो ये वही होता है कि ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो इसके बराबर ही आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी कर लिया। ठीक है, इससे पता चल गया कि सी बिंदु पर हमारे पास सी आ गया। अब हम इसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, जब आपने इसकी लिमिट ली, ठीक है, तो अब हमारे पास एक परिभाषा होती है कि जब हम लिमिट जो है गुना में हो तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, या प्लस माइनस जब उसमें उसके अलजेब्रा मतलब उसमें हम कुछ सर्व समीकरण लगाते हैं कि जब हम हमारे पास क्या होता है, जितने भी प्लस माइनस गुना भाग जो ये संक्रियाएं होती हैं, अगर हम इनमें दो फलनों में उनका उपयोग करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों फलनों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही करा कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स आ गया माइनस लिमिट एक्स टेंस टू एफ सी आ गया, सी पर एफ सी आ गया। ठीक है, इनको हमने अलग अलग कर दिया। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी। ठीक है, डॉट, अभी एक्स माइनस सी अलग हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, हल करोगे। अब देखो ये पूरा किसके बराबर होता है, एफ डैश सी के बराबर होता है, और ये इसमें जब आप सी रखोगे तो ये सी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो एफ डैश सी इंटू जीरो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास, एफ सी आ गया। तो इससे क्या हो गया, देखो सी बिंदु पर हम लेके चले तो एफ एक्स बराबर एफ सी आ गया, मतलब ये सी बिंदु पर क्या हो गया, ये फलन संतत आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जिस फलन हम कौन सा फलन लेके चले थे, वो फलन जो फलन अवकलनीय है।
और हमने यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया कि ये फलन सी बिंदु पर, अगर हम सी बिंदु पर अवकलने लेके चले तो हमने सिद्ध कर दिया कि सी बिंदु पर संतत भी है। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार x बराबर सी पर फलन f संतत है। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसे बता सकते हो। अब देखो, आपको ये पता चल गया कि जब अवकलनीय फलन होता है वो संतत भी होता है। ठीक है, इस थ्योरम से आपने, इस प्रमेय से ये समझ लिया कि जो अवकलनीय फलन है वो संतत होता है। बट हम ये भी जानेंगे कि क्या सारे संतत फलन अवकलनीय भी होते हैं। तो देखो, देख लेते हैं ये क्या है, अवकलनीयता एवं सातत्य का वेन चित्र है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, कुछ असंतत फलन लिए हैं, ये बहुत सारे असंतत फलन है। अब इन सारे असंतत फलनों में कुछ फलन संतत होता है। ठीक है, इनमें से आपने कुछ भाग ले लिया, ये कैसा है, संतत है। अब इन संतत फलनों में ये कुछ भाग लिया आपने जो अवकलनीय है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे असंतत फलनों में कुछ संतत हुए, अब इन संतत फलनों में कुछ अवकलनीय हुए, तो अवकलनीय सबसे छोटा पार्ट हुआ, मतलब कि और संतत के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अवकलनीय, जितने भी अवकलनीय फलन होंगे वो संतत भी होंगे। बट क्योंकि संतत इतने सारे हैं और अवकलनीय इतने हैं, तो मतलब इसमें से कुछ पार्ट जो होगा वो अवकलनीय है, बट सारे संतत अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे अवकलनीय फलन संतत होंगे बट सारे संतत फलन अवकलनीय नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे ये चीजें समझ आ गई कि सारे अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं, और सारे संतत फलन अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई। इसी से संबंधित हम एक उप प्रमेय देखेंगे जिसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो यही अभी हमने देखा कि सारे अवकलनीय फलन संतत होते हैं, तो उसी की उत्पत्ति हम यहाँ पर देखेंगे। पर सारे संतत फलन अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। देखो इसकी उत्पत्ति देख देते हैं, या हम याद दिलाते हैं कि उपयुक्त कथन का विलोम सत्य नहीं है। हाँ देखो, अभी हमने यही समझा कि सारे अवकलनीय फलन संतत होता है, बट सारे संतत फलन अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं होता। वही चीज यहाँ बोली गई है कि इसका जो विलोम होता है वो विलोम होता है, वो सत्य नहीं होता। ठीक है, निश्चय ही हम देख चुके हैं, हमने एक फलन लिखा था एफ एक्स जो है बराबर, अगर हम मोड ऑफ एक्स लें तो ये फलन क्या होता है, एक संतत फलन होता है। तो हम एक संतत फलन लेके चल रहे हैं और उसको क्या दिखाएंगे, अवकलनीय दिखाएंगे। तो इस फलन के बाएं पक्ष की सीमा पर हमने विचार किया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ये ले लिया आपने, जो कि हमारी अवकलनीयता की परिभाषा है उससे। तो इसमें देखा, जब हम जीरो माइनस की बात करें तो ये माइनस एच देगा, तो माइनस एच बटे एच आ गया, तो इसका मतलब ये -1 आ गया। अब आपने दाएं पक्ष की सीमा की बात की, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस में एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे एच। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये 0 प्लस की बात कर रहा है तो प्लस में ये हमेशा प्लस का h देगा, तो h बटे h मतलब धनात्मक दिया इसने, तो h बटे h यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो देखो इसके दाएं पक्ष की सीमा तो आ रही है 1 और इसके बाएं पक्ष की सीमा आ रही है -1। इसको आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हो कि जब ये बाएं पक्ष से 0 की ओर जा रहा है या दाएं पक्ष से 0 की ओर जा रहा है, तो दोनों बार अलग अलग मान दे रहा है। दाएं पक्ष से जाने पर ये 1 दे रहा है और बाएं पक्ष से जाने पर ये -1 दे रहा है, कि दोनों ही बराबर नहीं है। अब क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, चूंकि 0 पर उपयुक्त बाएं तथा दाएं पक्ष की सीमाएं समान नहीं है। अब देखो दोनों ही सीमा बराबर नहीं आ रही है, तो इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे एच, ये जो आपके पास है इसका अस्तित्व नहीं। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं आ रहा क्योंकि दोनों ही अलग आ रहे हैं जी, इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं आ रही है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो और इस प्रकार 0 एफ पर अवकलनीय नहीं है। इससे क्या पता समझ में आया कि 0 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है, अतः एफ एक अवकलनीय फलन नहीं है। यही हमने बताया अभी कि जब हम उस संतत फलन लेके चल रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो अवकलन आएगा। ठीक है, तो जितने भी संतत फलन है वो सारे अवकलनीय नहीं होते, बट सारे अवकलनीय, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। ठीक है, यही चीजें हमने इस पूरी इसमें जो थ्योरम हमने उत्पत्ति देखी थ्योरम की, प्रमेय की और उपप्रमेय की, उनसे यही समझ में आया कि सारे अवकलनीय फलन संतत नहीं होते हैं, नहीं सारे अवकलनीय फलन संतत होते हैं, बट सारे संतत फलन अवकलनीय हुए ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे
संयुक्त फलनों के अवकलज मतलब कि डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस एंड प्रमेय 4 श्रृंखला नियम। ठीक है, तो अगले भाग में हम देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।